हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। टॉपिक शुरू करें उससे पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ें। फर्स्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास आए हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिले। सेकंड, इस चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। तो पहला पॉइंट है अपना, श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन तंत्र से पहले श्वसन की परिभाषा। श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन जीव जंतु, सभी जीव जंतु, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं मनुष्य, तो जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। इस मानव श्वसन तंत्र को हम अब दो भागों में पढ़ेंगे। पहला, इसकी संरचना, किस प्रकार बना होता है, कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं और किस प्रकार कौन सा अंग क्या कार्य करता है। सेकंड, इसकी कार्य प्रणाली, कि ये किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार हमारे शरीर में गैसों का विनिमय होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी संरचना। तो मानव श्वसन तंत्र का पहला अंग होता है नासिका, यानी नोस। तो नासिका में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जब हम वायु ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिए, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन जरूर काम आती है, परंतु हम सब वायु ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन मिली, हाँ ऑक्सीजन ले ली, ऐसा नहीं होता है। हम वायु लेते हैं जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसें होती है। तो ये अपने वायुमंडल का एक अनुपातिक मान है। तो हम वायु अंदर लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है। तो उस वायु में छोटे छोटे धूल के कण होते हैं। उन धूल के कणों को, कई बार हम खेलते हैं, स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं, तब भी बड़े बड़े धूल के कण आ जाते हैं। तो उन सारे धूल के कणों को अंदर जाने से रोकने का काम रोम, यानी छोटे छोटे जो बाल नासिका में उपस्थित होते हैं, ये रोकने का कार्य करते हैं। उसके बाद नासिका में कुछ और आगे जाते हैं तो श्लेष्म झिल्ली, एक चिपचिपा रसवसा पदार्थ पाया जाता है जो सूक्ष्म जीवाणु और सूक्ष्मतम धूल के कण, यानी बहुत छोटे छोटे धूल के कण होते हैं जो अंदर जाने का प्रयास करते हैं, परंतु श्लेष्म झिल्ली उनको रोक देती है, जिससे वायु पूर्णतः शुद्ध होती है और शुद्ध हवा जो है हमारी श्वास नली में प्रवेश करती है। श्वास नली सी आकार के कार्टिलेज के छल्लों से मिलकर बनी होती है, यानी उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। अभी अस्थियों से मिलकर क्यों बनी होती है? जब हम रात के समय अलग अलग तरीके से सोते हैं, कोई खेल खेलते हैं तो भी अलग अलग तरीका होता है। सब में हम सीधी गर्दन रखे ऐसे ऐसे तो खड़े रहते नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी श्वसन क्रिया अवरुद्ध नहीं हो, इसलिए इसी आकार के कार्टिलेज के छल्लों से बनी होती है। इसके आरंभिक भाग को कंठ कहा जाता है और ये श्वास नली ईसोफेगस यानी ग्रसनी से भी जुड़ी हुई होती है। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था, एपिग्लोटिक वॉल होता है, वो क्या करता है? इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है। जब श्वास अंदर आती है तो एपिग्लोटिक वॉल क्या करता है? ईसोफेगस यानी ग्रसनी को बंद कर देता है, और जब भोजन जाता है तो वो श्वास नली को बंद कर देता है। एज ए ट्रैफिक हवलदार के रूप में वो काम करता है कि आप आओ, आप रुक जाओ। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस कंठ के दोनों ओर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और ये उपास्थ्यों से मिलकर बनी नलिका होती है। ये नलिका आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है और इन दोनों भागों पर गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम फुफ्फुस, फेफड़े कहते हैं। और ये फेफड़े यहाँ सीने में स्थित होते हैं। अगर हम इसको देखें, कुछ अलग तरीके से देखें कि ये किस प्रकार होता है, हमारा हृदय कहाँ स्थित होता है, तो ये जो फेफड़े हैं ये पसलियों के एक पिंजरे में बंद होते हैं। बड़े कोमल अंग होते हैं, इसलिए फेफड़े जो है किसमें? पसलियों से बने हुए पिंजरे में कैद होते हैं। इस पिंजरे को देखा जाए तो वो इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बीच में हृदय होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन फेफड़ों के अंदर ये श्वास नली जाकर और छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ती है, जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं।
इन श्वसनिकाओं के सिरों पर छोटी छोटी अंगूर नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें वायु कोश एल्वोलाइज कहते हैं। इन एल्वोलाइज के नजदीक से लाखों धमनियां और शिराएं गुजरती है। धमनियों और शिराओं का काम होता है गैसों का विनिमय करना। अब कहोगे सर हमें याद कैसे रहेगा कि हमें धमनी याद रखनी है, शिरा याद रखनी है? शिरा ऐसे से शुरू होता है और शुद्ध रक्त भी ऐसे से शुरू होता है। तो शिरा शुद्ध रक्त को लेके जाती है, यानी ऑक्सीजनेट ब्लड को ले जाने का कार्य करती है। तो जब गैसों का विनिमय कूपिकाओं यानी वायु कोशों में होता है, तब शिरा जो होती है वो ऑक्सीजनित रुधिर को आगे लेके जाने का काम करती है और पूरे शरीर से जो घूम के आया है रक्त जो अशुद्ध है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अन्य गैसों से भी भरा हुआ है, उसको लाकर वायु कोशों पर अलग करने का काम यानी कौन करती है? धमनी करती है। तो धमनी किसको लेके आती है? अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अशुद्धियों से भरा हुआ रक्त। और आगे बात करें तो शिरा किसको लेके जाती है? ऑक्सीजनित रक्त को, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि ऑक्सीजनित रुधिर को कौन लेके जाती है? शिरा लेके जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को कौन लेके आती है? कि धमनी लेके आती है। तो शिरा शुद्ध को लेके जाती है। तो कूपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है और गैसों के आदान प्रदान होने के बाद पुनः श्वसनिकाओं से श्वास नली और श्वास नली से पुनः नासा द्वारा यानी नासिकाओं के नासा छिद्र जो होते हैं उनसे अशुद्ध गैसों को त्याग दिया जाता है। इस क्रिया के दौरान एक बड़ी पेश संरचना फुफ्फुस के नीचे होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम का क्या कार्य होता है? डायफ्राम श्वसन क्रिया के दौरान जब हम श्वास लेते हैं तो ऐसे फैलकर क्या करता है? उनको फुफ्फुस को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। और जब हम श्वास त्यागते हैं उस समय ये ऊपर की ओर होकर पूरे तरह से हवा को बाहर निकलने में सहायता प्रदान करता है। ये एक ऐसी पेशी संरचना होती है जो फुफ्फुस को धारण करने और उनको फैलने के लिए जगह प्रदान करती